हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पावर शेयरिंग क्लास 10। तो देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, कैसे उसमें अडॉप्ट करा गया, कौन कौन सी क्या कहते हैं कंट्रीज थी जिनके बीच में आपके पास पावर शेयरिंग के लिए बहुत सारा मशक्कत चली। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग, अब पावर शेयरिंग की बात करें तो बहुत टाइम से अगर हम देखेंगे तो पावर मानते थे कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के पास में ही रहनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहनी चाहिए। गवर्नमेंट मान लो, मोनार्की मान लो, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आगे पास पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक ही जगह पे हों, जिससे कारण आगे पास आपके डिसीजन लेने में देरी ना हो। ठीक है, आप कुछ क्विक डिसीजन ले सकते हैं और आगे पास पावर जो है वो क्या कहते हैं डिस्पर्स ना हो, बटी हुई ना हो। क्यों? इससे क्या होता है कि आपके पास अगर पावर बटी हुई ना हो तो आप डिसीजन जो हो वो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंट शेयर ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास करप्ट होगी तो आपके पास डेमोक्रेसी जो होगी वो अच्छे से नहीं रह पाएगी। तो एक बेहतरीन डेमोक्रेसी के लिए आपके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का फ्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पास जो प्रोड्यूशियल रीजन क्या क्या है पावर शेयरिंग के लिए। तो पावर शेयरिंग आपके पास अच्छी क्यों है? तो पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाने का कारण है। यानी अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हाथ में, पर्टिकुलर अगर किसी पर्सन के हाथ में पावर है तो वो उसको वही जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। उसको मतलब नहीं है कि सामने वाले को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उसको उस बात से मतलब नहीं है। तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी क्यों है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से आपके पास अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उन पे कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाती है। पावर शेयरिंग जो है आपके पास इंश्योर करती है कि आपके पास जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल ऑर्डर में वो बनी रहे। अब मोरल रीजन क्या है अगर हम बात करें पावर शेयरिंग का, तो वो आपके पास स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को हाई रखती है। क्यों? क्योंकि सबके बारे में सोचा जाता है, सबके साथ ही डिसीजन लिया जाता है। तो पावर शेयरिंग आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल के अंदर जो पावर शेयरिंग है वो अफेक्ट करती है उसके एक्सरसाइज को और जो उसके अंदर रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई, क्या कहते हैं अगर हम बात करें पावर शेयरिंग बेल्जियम के अंदर, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर दो एग्जांपल लेके चलेंगे, एक तो बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के अंदर। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो सबसे कारण था कि जो लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था बेल्जियम के अंदर, वो क्या क्या था। तो 59% जो बेल्जियम के पीपल थे वो आपके पास फ्लेमिश रीजन में रहते थे और जो थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे, और 40% पीपल जो थे वलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। बाकी जो 1% लोग थे वो क्या कहते हैं आपके पास बेल्जियन में वो जर्मन बोलते थे। तो इस तरीके से हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, 59%, 40% और 1%। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लैमिश है जो कि डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो वहां पर क्या है मेजोरिटी के अंदर आपके पास आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ब्राजील का आपके पास मैप दे रखा है, एथनिक कंपोजिशन यानी फ्लेमिश रीजन ये रहा, वेलोनिया रीजन ये रहा, जो कि 59% जो है वो आपके पास क्या बोलते हैं डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में आपके पास क्या है 40% लोग हैं जो कि आपके पास क्या बोल रहे हैं, आपके पास फ्रेंच बोल रहे हैं, और ये 1% जर्मन वाले हैं। तो लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम का अगर हम बात करें ब्रुसेल के अंदर जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, वो कैसी थी? उन सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो 80% जो पीपल थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो थे वो आपके पास डच स्पीकिंग थे। अब आप देखेंगे 40% जो लोग थे जो फ्रेंच में थे वो आपके पास ज्यादा पैसे वाले थे एज कंपेरिजन टू जो कि 59% थे डच थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। तो ब्रूजल के अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन आपके पास कैपिटल के अंदर वो माइनॉरिटी के अंदर थे। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि फ्रेंच और डच के बीच में, कि जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की वो ज्यादा पावरफुल थी और रिच थी, और जिसके कारण आगे पास डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो क्या कहते हैं आगे पास उसको बेनिफिट नहीं मिलता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और एजुकेशन भी नहीं मिलती थी अच्छे से, जिसकी वजह से आगे पास डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी उनके बीच में 1950s और 1960 के बीच में तनाव बना रहा, और जिसकी वजह से आगे पास वहां पर
कभी लगता रहा कि भाई हमें ज्यादा वो वाली आता ना कि किसी जब एक पार्ट को आपको लगे कि वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको अच्छे खासे क्या कहते हैं आप मतलब जितने बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन जो थी दो कम्युनिटी के बीच में आपके पास वो एक्यूट थी ब्रूजल्स के अंदर। एक्यूट का कारण होता है छोटी थी, कम थी। अब बेल्जियन के लीडर्स ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा? तो बेल्जियन लीडर ने रिकॉग्नाइज करा कि भाई हमारे पास रीजनल डिफरेंस है, कल्चर डाइवर्सिटीज हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बैठ के बात करी कि भाई हम ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वॉर हो जाएगी। तो उन्होंने अमेंड करा कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 बार अमेंड करा, जिसकी वजह से उन्होंने एक अरेंजमेंट लेके आए कि भाई सब एक साथ मिलके एक ही छत के अंदर रह सके, यानी एक पूरे बेल्जियम के अंदर कैसे रह सकते हैं। तो नंबर ऑफ डच जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे वो इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। यानी आगे बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी गवर्नमेंट पावर जो बनेगी वो आपके पास अगर हम देखेंगे तो बेल्जियम के अंदर कि आपके पास जो अगर हम देखें तो वहां पर आपके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों मेंबर्स की, यानी फ्रेंच स्पीकिंग की और डच स्पीकिंग की, दोनों की आपके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके पास। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए जहां पर मेजोरिटी जो है हर एक लैंग्विस्टिक ग्रुप की, यानी लैंग्वेज ग्रुप की कोई भी कम्युनिटी जो है वो यूनिलेटरली अपने हिसाब से लॉ नहीं बना सकती। ब्रूजल्स के पास स्पेशल गवर्नमेंट थी जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी फ्रेंच की और डच की। अब फ्रेंच एक्सेप्ट करा, क्यों? क्योंकि आगे पास डच ने एक्सेप्ट करा इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई तो वहां पर क्या था कि वहां पर उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा। तो इसी तरीके से जो कैपिटल थी ब्रूजल्स थी, वहां पर भी क्या कहते हैं फ्रेंच और क्या कहते हैं आपके पास डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन की वहां पर बात हुई। अब बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई दोनों ही रीजन में। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट नहीं रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट को दबाव रखे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबॉर्डिनेट क्या कहते हैं आपके पास सबॉर्डिनेट नहीं थी और ऑटोनॉमी भी उनको दे रखी थी। एक और थर्ड काइंड की गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये भी आगे पास किसके द्वारा जो जितने भी इलेक्टेड पीपल थे उनके मतलब लैंग्वेज बेसिस पे क्या कहते हैं पीपल के द्वारा इलेक्ट करी गई थी। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन था डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों का था। गवर्नमेंट के पास पावर थी क्या कहते हैं वो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज बेसिस पे अपना क्या कहते हैं अपना पावर क्रिएट कर सके। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका